तो जैसा कि हम एनसीईआरटी कर रहे थे, हमने कक्षा 6 के इतिहास का पहला और दूसरा पार्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ कर लिया था। अब हम तीसरे पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो मनुष्य था वो भोजन का संग्रह था, मतलब कि वो भोजन को इकट्ठा करता था और धीरे धीरे फिर वो किसान बन जाता है। किसान बनने के बाद वो उत्पादन करता है। तो यही है भोजन को इकट्ठा करने से लेकर उसके उत्पादन तक, इसी चैप्टर का नाम। पहला जो हेडिंग है वो है विभिन्न प्रकार के भोजन। इसमें यह है कि आज जो भी हम भोजन खाते हैं उसका अधिकतर हिस्सा या तो हम उगाते हैं या तो हम पालतू जानवरों से प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। जैसे पाले गए पशुओं से मांस मिल जाता है, दूध मिल जाता है, दूध से बनी वस्तुएं मिल जाती है। और फसलों को उगाने धान गेहूं जो भी है सारी फसलें उगाई जाती है। यहाँ एक नोट यह है कि जो फसलों को उगाने के लिए अलग अलग प्रकार की जलवायु की जरूरत पड़ती है। किसी में पानी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, किसी में मिट्टी अलग प्रकार की चाहिए, किसी में तापमान ज्यादा कम चाहिए। तो एक स्टेटमेंट यहाँ है कि धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो आप बस ये वाला नोट कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में और विशेष मौसम में उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जो ऊंट है वो आपका रेगिस्तान में ही मिलेगा, वो रेगिस्तान उसके लिए अनुकूल है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में उगाते हैं। इन्हीं पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक जीवित रहती है। तो इस हेडिंग में आपको बस एक ही चीज नोट करना है और नहीं नोट करना है, बस रीड कर लेना है। नोट ये करना है कि धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। बस ये नोट कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा? खेती से पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत। लोग खेती कैसे शुरू करते हैं? पशुपालन कैसे शुरू करते हैं। पहले हम खेती के बारे में देखते हैं। अध्याय 2 में हमने पढ़ा कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है। हमने नोट भी किया था ये। साथ ही लोग जिन वनस्पति और फसलों का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे ये भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों पर गया। कौन सी चीजें खाई जा सकती है, वो कहाँ कहाँ मिलेगी, बीज से पेड़ कैसे बनते हैं, और फिर जब वो पौधा हो तो उसका ध्यान कैसे रखा जाएगा। ये सारी चीजें वो सोचते रहे और वो फिर धीरे धीरे करके वो किसान बन जाता है। तो वही उसमें ये लिखा हुआ है कि लोगों का ध्यान कुछ बातें पर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कौन कौन सी है, वो कहाँ कहाँ मिलेगी, बीज कैसे अपने डंडल से टूट कर गिरते हैं, टूटने पर फिर उसमें अंकुरन कैसे होता है, फिर उसके पौधे कैसे निकलते हैं, फिर उसकी देखभाल कैसे की जाती है। तो ये सब वो सोचे, फिर वो धीरे धीरे क्या हो गए, कृषक बन जाते हैं, किसान बन जाते हैं। तो यहाँ से खेती की शुरुआत हो जाती है। यहाँ आपको कुछ नोट नहीं करना है, बस रीड कर लेना है। पशुपालन की शुरुआत देखते हैं। तो लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया। सबसे पहले जिसको पालतू बनाया गया था वो था कुत्ता। ये आपको नोट कर लेना है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था, तो वो कुत्ता है। तो कुत्ते का जंगली पूर्वज था ये। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के लिए आकर्षित करते रहे। यानी चारा डाल देते थे, वो खुद आ जाते थे खाने के लिए। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। तो धीरे धीरे हमने ये देखा कि वो कृषक बन गए। इसमें आपको कुछ नोट नहीं करता है, नोट बस यहाँ का एक ही पॉइंट कर लेना है, बस रीड कर लेना है, समझ में आ जाना चाहिए बस। नेक्स्ट, यहाँ से पशुपालन भी वो बन जाते हैं। फिर बसने की प्रक्रिया है। ये फिक्स जगह पर रहना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये बस आपका रीड ऑनली है, इसको आपको रीड कर लेना है केवल बस। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है एक जीवन शैली। जीवन का शैली, शैली को इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं, यानी जीवन जीने का स्टाइल कैसा है। तो तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसमें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। कुछ दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं या साल भी लग सकते हैं। अलग अलग पौधे का समय अलग अलग होता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। तो फिर वहीं पर शिफ्ट होने, मतलब कि काफी लंबे समय तक रहे। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने तक, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ये आज के जमाने में भी होता है, हम देख सकते हैं सब। खरपतवार का मतलब यहाँ जान नहीं है, जो अनचाहे पेड़ पौधे होते हैं खेतों पे उग जाते हैं, वो खरपतवार होता है। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों ने इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, स्टोर स्टोर करने की बात सोची कि
भविष्य में उसका यूज कर सकते हैं। बहुत से इलाकों में लोगों के मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा, यहाँ पर ये लोग रखते थे स्टोर करके। तो यहाँ भी कुछ फिलहाल नोट नहीं करना है, बस रीड कर लेना। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आए, जैसे मैंने खरपतवार तो बता ही दिया, कोई ऐसा वर्ड हो जो नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट जो है वो जानवर चलते फिरते खाद भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन के एक अच्छा स्रोत है। हमको पता है कि जो दूध होता है वो जानवरों से मिलता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। यानी अगर हम पशुपालन करेंगे तो लोगों को भोजन में मिल जाता है, जो मांसाहारी है। ये जो शाकाहारी भी है तो दूध से बनी वस्तुओं को खा सकता है। तो यहाँ ये भी हेडिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करो। अब यहाँ एक मानचित्र दिखेगा। क्या तुम्हें कहीं नीले वर्ग आप देख लेना, पिछले चैप्टर में जो एक मानचित्र मैंने बताया था, उसमें जो नीले वर्ग ऐसे करके नीले कलर का था, वो आप देख लेना पिछले चैप्टर से। तो वहां से कृषकों और पशुपालक के साक्ष्य मिला है, तो ये आप मैप से कर लेना। तो पिछले क्लास में जो भी आपको मैप में ब्लू कलर का डिनोट करके दिखाई दे, वहां पर कृषक और पशुपालक के साक्ष्य मिला है। तो यहाँ भी आपको, यहाँ तक आपको कुछ नोट नहीं करना है। नेक्स्ट हमें देखना है कि कौन सी चीजें किस जगह से मिलती है। जैसे गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ में। ये है कहाँ? पाकिस्तान में। ये आपको पूरा का पूरा नोट कर लेना है। जानवर जानवरों की हड्डियों के टुकड़े और चावल कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं तो मवेशी बोल सकता है। महागढ़ा से मिला है जो उत्तर प्रदेश में है। गेहूं और दलहन कहाँ से मिला है? तो गुफ कराल, कश्मीर में। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, बकरी, ये सब के अवशेष कहाँ मिले हैं? बुरझोम, जो कश्मीर में है। गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये चिरांद, जो बिहार में है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये सब हल्लोर में मिले हैं, जो आंध्र प्रदेश में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये सब पेयमपल्ली यानी आंध्र प्रदेश में मिला है। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डी के अवशेष मिले हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही है जो यहाँ पर हमने बता दिया, तो ये पूरा नोट कर लेना। स्थायी जीवन की ओर, लोग लोग पहले क्या थे कि एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। इसका कारण हमने पिछले पार्ट में बता दिया था, क्योंकि पानी की तलाश में, जानवरों के चारे की तलाश में, भोजन की तलाश में। तो ये हमने पिछले पार्ट में बता दिया। धीरे धीरे लोग अपना स्थायी जीवन जीने की ओर आते हैं। तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुरझोम में क्या मिला है? गड्ढे के नीचे घर बनाए गए थे। तो ये आपको लिख लेना है कि बुरझोम में क्या मिला है? गड्ढे के नीचे घर। इनको गर्तवास कहा गया है। तो ये आपको नोट कर लेना कि गर्तवास का मतलब होता है गड्ढे के नीचे घर। और ये गर्तवास मिले कहाँ है? तो बुर्ज होम में, जो कश्मीर में है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। तो जब वो जमीन के नीचे होगा तो जाएंगे कैसे? कूदेंगे तो नहीं, उस पर सीढ़ियां भी होंगी, तो उसको उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंडे मौसम में सुरक्षा मिलती है। नीचे आप जमीन के नीचे जितना अंदर जाएंगे आपको गर्मी उतनी ही होगी, तो वहां फिर ठंड के दिनों में बचा जाता है। तो यहाँ पर फिर आग जलाने के भी निशान मिलते हैं, तो बोल सकते हैं कि खाना वगैरह वो लोग पकाते होंगे। औजार वगैरह मिले हैं। ठीक है, वो नवपाषाण युग का औजार माना गया है। धीरे धीरे उनमें क्या होता है कि नुकीला ये होता जाता है, और पॉलिश वगैरह भी इसमें चढ़ाई जाती थी। औखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पति के प्राप्त आय को पीसने के लिए, अभी भी हम लोग औखली और मूसल का प्रयोग किसी चीज को पीसने के लिए भी करते थे। वो बहुत प्राचीन काल से चलता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन के प्रस्तर युगीन औजार, प्रस्तर मतलब पत्थर, पत्थर युग के यानी पाषाण काल के औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ आपको नोट क्या करना है वो बता देता हूँ। स्थायी जीवन में आपको गर्तवास के बारे में लिख लेना है कि जो गर्तवास है उसका मतलब होता है गड्ढे के नीचे घर। मिला कहाँ से है? तो बुरजहूम, जो कश्मीर में है, यहाँ से मिला है। ठंड से बचा जाता था इसमें। बस ये आपको नोट कर लेना है, और बीच में नहीं नोट करना है कुछ। औखली और मुसल वाला नोट कर लेना है केवल। ठीक है, तो वो कब का है? तो नवपाषाण युग का है। नवपाषाण युग के औखली और मुसल है, ये बस नोट कर लेना है।
नवपाषाण युग के पुरास्थलों से, ये जो नवपाषाण युग के कौन कौन से पुरास्थल है, चैप्टर 2 का जो मैंने मैप बताया था उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी इसमें अलंकरण यानी सजावट भी की जाती थी, जैसे ये यहाँ है, इसमें तो शो नहीं हो रहा है सजावट वगैरह। ठीक है। तो यहाँ लोग बर्तन का प्रयोग क्या क्या करने के लिए करते थे, किसी चीज को रखने के लिए, खाना बनाने के लिए। फिर धीरे धीरे लोग कपड़े बुनना भी सीख गए थे, क्योंकि कपास वगैरह की खेती भी वो लोग सीख गए थे। तो यहाँ आपको इतना है, बस ये रीड करना है। ऊपर जो मैंने बता दी वो आपको नोट करना है। रीति रिवाज की बात करें तो कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाज को मानते हैं जो संभवत पहले से ही प्रचलित रहे। अभी भी अगर आप देखोगे तो जो आदिवासी लोग होते हैं या जनजाति लोग होते हैं, उनके एक अलग प्रकार से रीति रिवाज होता है जो मूल रूप से प्रकृति से रिलेटेड होता है। तो ये है, तो ये एक जनजाति के बारे में है। ये आपको रीड कर लेना है केवल कि वो क्या करते थे, बस समझ लेना है। जैसे शिकार करते थे, भोजन संग्रह करते थे, खेती करते थे, पशुपालन, मछली पालन। महिलाएं खेती का सारा काम करती थी, जैसे जमीन को तैयार कर बीज बोना, पौधों की देखभाल करना, फसल काटने तक का काम। बच्चे पौधों की देखभाल करते थे और चिड़ियों से जानवरों को दूर भगाते थे, ताकि वे पौधे और फसलों को नुकसान न पहुंचे। तो ये आपको बस रीड कर लेना है। लिखना आपको क्या है बता दिया है। ठीक है। और जनजाति की परिभाषा अगर आप लिख पाए तो लिख लेना, जरूरी नहीं है। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था, जो वृद्ध व्यक्ति हो या अनुभवी हो, जो योद्धा हो या जो पुरोहित हो। तो ये आपको बस रीड कर लेना है। सूक्ष्म निरीक्षण अगर हम बात करें, मेहरगढ़ के बारे में देखते हैं। यहाँ से एक प्रश्न काफी संभावना है। मानचित्र 2 आपको बस चैप्टर 2 में मिल जाएगा, वहां से मेहरगढ़ ढूंढना है। ये है कहाँ मेहरगढ़, तो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, उसी को मेहरगढ़ कहा जाता है। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ये आपको नोट नोट कर लेना है कि सबसे पहले स्त्री पुरुष ने जो गेहूं उगाना कब शुरू किया और भेड़ बकरी पालना कब कब शुरू किया या कहाँ शुरू किया, तो वो मेहरगढ़ हो जाएगा। मेहरगढ़ में सबसे पहले स्त्री पुरुष ने जौ, गेहूं और भेड़ बकरी पालना सीखा। प्लस आपको देख लेना है कि मेहरगढ़ जो है वो कौन से काल का स्थान है, वो आपको मैप में मिल जाएगा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्व के भिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिला है। इसमें हिरन, सुअर तथा जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है। इसके बाद के स्तरों में भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज्यादा मिली है। तो कई सारी इसमें हड्डियां वगैरह मिलती है। इसमें चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवत भंडारण के काम आते हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है कि मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। बस मेहरगढ़ के बारे में आपको 2-3 पॉइंट नोट करना है। एक तो ये कि इसमें चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। दूसरा आपको कि मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना शुरू किया गया और भेड़ बकरी पालना सीखा। प्लस उसका लोकेशन देख लेना है कि ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रे के पास ये था। ये आपको नोट कर लेना है, जो जो मैंने 3 पॉइंट बताया था। नेक्स्ट, मृत्यु के बाद सामान्य रूप से मृतकों के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। अभी भी हम लोग देख मानते ही हैं। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते हैं, अभी भी होता है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया। ये भी आपको नोट कर लेना है मेहरगढ़ में ही, कि एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। तो संभावना है कि ऐसा लग रहा था कि अगले जन्म में बकरी भी उनके साथ हुई। तो संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा, तो संभावना है। तो आपको ये बस नोट कर लेना है कि कहाँ मेहरगढ़ में कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफना दिया गया। ये चित्र है। ठीक है। ये जो है आयताकार चकोर घर जो बताया मैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक और स्थल है दाऊदजली हडिंग। ये भी आपको मानचित्र में मिल जाएगा। यह चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण की घाटी की एक पहाड़ी पर है, दाऊदजली हडिंग। तो ये आपको नोट कर लेना है कि उसकी स्थिति या स्थान कहाँ पर है। यहाँ खराल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं, ये भी नोट कर लेना है। कौन कौन से उपकरण मिले हैं, तो खरल और मुसल।
इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे, साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। तो ये आपको नोट कर लेना है इसमें कि जेडाइट पत्थर यहाँ से मिला है। यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठास्म यानी अति प्राचीन लकड़ी यानी पुरानी लकड़ी को काष्ठास्म कहा गया, जो सख्त होकर पत्थर बन गई हो, के औजार और बर्तन मिले हैं। तो आपको ये काष्ठास्म के बारे में लिखना है, इसमें जेडाइट पत्थर के बारे में लिखना है, खरल और मूसल के बारे में लिखना है, और दाऊदली हडिंग की जो स्थिति है, जो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में है, तो ये आपको नोट कर लेना है। तो यह हम लोगों ने खत्म कर दिया ये भी चैप्टर। अब हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। उसके पहले आपको नोट्स बना लेना है। जो जो मैंने रीड करने के लिए कहा उसको 3-4 बार रीड करके समझ जाना है बस केवल। अब कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट करेंगे, तो फिर आपको समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये आपको तिथि नोट कर लेना है याद से सारी। बसने की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई, बसने की प्रक्रिया नहीं परमानेंट सेटल हो गया, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब से हुआ, तो ये नोट कर लेना है बस। ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है।